हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप 67वीं बीपीएससी सीडीपीओ के लिए दृष्टि पब्लिकेशन की ओर से जो 67वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट लाया गया है उसका पार्ट 1 देख रहे हो, जिसमें कि आपको संविधान से, भारतीय संविधान से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है और उसके डिस्कशन को भी आपको जानना है। अगर किसी को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप यहाँ पे नंबर दिया जा रहा है, नंबर को नोट कर लेंगे। इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाया जाएगा। 9576843550 नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। देखिए, दल विरोधी कानून आपसे पूछा है, आपको हर एक क्वेश्चन के बाद 1 या 2 सेकंड का टाइम दिया जाएगा अपना जवाब सोचने के लिए। देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ये जो आपका 52वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ये हुआ था, इसी में ये पारित किया गया था। अगर आपसे डेट पूछ ले तो आपको डेट भी पता होना चाहिए। 1985 में ये 52वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके अंतर्गत क्या हुआ था, दल बदल जो विरोधी कानून है उसको रखा गया था। और ये अगर पूछे कि लागू कब से हुआ था, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि लागू कब से हुआ था, तो आपको वो भी डेट जान लेना चाहिए। देखिए, 1 मार्च 1985 से 1 मार्च 1985 से दल बदल विरोधी कानून लागू हो गया था, ध्यान रखिएगा। देखिए, संसद और राज्य विधानसभा जो है, इन दोनों के लिए दल बदल विरोधी कानून लागू होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, 1946 में बनी अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, समझेंगे, अगर डेट जान लीजिए सबसे पहले 2 दिसंबर को, ये भी ध्यान रखिएगा। 2 दिसंबर 1946 को जो गठित हुआ था भारत की अंतरिम सरकार, इसके नेतृत्व किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए, यह भारतीय इतिहास में बस एक ऐसा कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों केंद्र में साझेदारी के रूप में आए थे। दोनों साझेदार थे, मुस्लिम और कांग्रेस लीग जो है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों आया था। और यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि अंतरिम सरकार जो है ना, ये 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, उसी के अकॉर्डिंग ये मतलब काम किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। 1919 के अकॉर्डिंग ही कह सकते हैं कि उसी के अनुरूप काम किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था 2 दिसंबर 1946। डेट भी आपको ध्यान रखना है, बीपीएससी आपसे डेट भी पूछ सकता है। नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को संसद में विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो सी है, ये सही जवाब हो जाएगा, मौलिक अधिकार। ध्यान रखेंगे, ये संविधान में 3 तरीके से संविधान संशोधन किया जा सकता है। कौन कौन सा तरीका है, तो संसद में साधारण बहुमूल्य जो ये बहुमत जो होता है उसके द्वारा, संसद में साधारण बहुमत के द्वारा, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा भी संशोधन हो सकता है, और संसद के विशेष बहुमत और जो आधे राज्य का जो विधानमंडल है उसके भी वोटिंग के आधार पर ये संशोधन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी मौलिक अधिकार सही जवाब आपका हो जाएगा। देखिए, सवाल था कि किससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को संसद में विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में टाइम चाहिए होगा पढ़ने के लिए, समझने के लिए, आप वीडियो को ज़रूर रोक लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए दृष्टि पब्लिकेशन का क्या वैल्यू है, आपके एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंस ये रखेगा। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब, 42वां जो संशोधन अधिनियम है। समझेंगे इसके बारे में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 में 42वां, और 44वां जो है ये आपका 1978 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। उसके द्वारा भाग 4 का जो ए है इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भाग 4 का ए में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके पास राज्य की विधान परिषद के उत्साधन या सृजन की शक्ति है।
देखिए उत्साजन का मतलब समझ लीजिए, ये थोड़ा सा ऐसा वर्ड दिया हुआ है कि आपको हो सकता है पढ़ने में समझने में दिक्कत हो, इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं समाप्त करना, ठीक है, समाप्ति का अधिकार किसे होता है, इस तरह से है। तो देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 169 है, संविधान का 169 अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद की समाप्ति के लिए, या फिर ऐसे राज्य में कहिए जहां पर विधान परिषद नहीं है, वहां पर विधान परिषद के स्टार्टिंग के लिए, ये मतलब कह सकते हैं आप उसे कि उपबंध करना आप कह सकते हैं, स्टार्ट किया जाएगा उसके द्वारा। यदि उस राज्य की विधान सभा में मतलब इसका जो है विशेष बहुमत से अगर पारित करना चाहें तो किया जा सकता है। अगर नॉर्मली आपको समझना है तो ऐसे समझेंगे, ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा, संसद के द्वारा निम्नलिखित में से किसके पास, किसी राज्य में विधान परिषद या विधान परिषद के ये जो समाप्ति होती है उसकी शक्ति किसके पास होती है, सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए संसद के पास ये रहता है। नंबर 6 देखते हैं। बताना है आपको कि स्वतंत्र भारत की जो स्वतंत्रता के बाद बिहार का जो पहला राज्यपाल है वो कौन था। आपको प्रैक्टिस सेट में ये सब काफ़ी बार भी बताया जा चुका है, और जो भी आप संविधान संशोधन वगैरह अभी देख रहे हो ये प्रैक्टिस सेट में आपको काफ़ी अच्छे से डीपली बताया जा चुका है, हर एक क्वेश्चन के साथ कब कब हुआ था, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, ये सारे कुछ आपको काफ़ी अच्छे से बताया जा चुका है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में आकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर जो बी आपका है सही जवाब हो जाएगा, जयराम दास दौलत राम सही जवाब होगा। अगर इनका कार्यकाल आप जानना चाहें तो 15 अगस्त 1947 से 1947 से लेकर 11 जनवरी ये 1948 तक इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है, 11 जनवरी 1948 तक रहा था किनका, जयराम दास दौलत राम का, जो कि बिहार के स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल ये रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक दया याचिका के निपटारे में सरकार की ओर से हो रही देरी के आधार पर एक कैदी के मृत्यु दंड की सजा उम्र कैद में परिवर्तित हो सकती है। आप चाहें तो वीडियो को रोक लीजिएगा। देखिए ऑप्शन आप देख लीजिए, इसका सही जवाब देख लीजिए क्या है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ वाद में ऐसा हुआ था। देखिए ये वाद कब का है तो 2014 का है। इसमें ये जो सुप्रीम कोर्ट है एक काफ़ी अच्छा कहीं ऐतिहासिक निर्णय आप उसे कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया। उनमें कहा गया कि कैदी की मृत्युदंड पर दया याचिका से संबंधित निर्णय लेने में अगर सरकार को देरी हो तो मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में भी बदला जा सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। एक बात और समझ लीजिएगा, आपका ये जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है जो डी है, देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर बनाम दिल्ली राज्य जो है, इसके बारे में तो समझिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि मतलब ये कह सकते हैं कि उनके आप उसे कह सकते हैं जैसे पागल हो जाना, उस तरह के कंडीशन में अगर वो होते हैं तो उनको ये फांसी की सज़ा ना हो करके उनका उम्र कैद में उसे बदल दिया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। ये 2013 का वाद था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। नंबर 8 है, प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या नहीं होगी, कितना से अधिक नहीं होगा आपको ये बताना है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको फिर से बोला जा रहा है, अगर आपको टाइम चाहिए होगा तो आप अपना वीडियो यहाँ पे रोक लिया करिएगा, ठीक है। देखिए संविधान का जो संशोधन था जो आपका 91वां था, 91 नंबर वाला जो संविधान संशोधन था, उसमें क्या हुआ, और ये हुआ था 2003 में। इसमें कहा गया, ठीक है, कि अनुच्छेद 75 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 75 का जो 1 है इसके अकॉर्डिंग कहा गया कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या अगर पूछेगा ना तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। आपसे पूछा है यहाँ पे नहीं, तो ध्यान रखिएगा इससे ज़्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, आपसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही जवाब। देखिए संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण जो है ये प्रारूप समिति ही थी, जिसे कि 29 अगस्त 1947 को ये इसका गठन हुआ था। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था।
इसमें ना टोटल 7 सदस्य शामिल थे, जिसमें कि बी आर अम्बेडकर साहब जो है वो अध्यक्ष के रूप में थे, ये ध्यान रखिएगा। और ये आपका जो सैयद मोहम्मद सादुल्लाह है, टी कृष्णामाचारी है, ठीक है। और ये डॉक्टर के एम मुंशी हो गया, 3 हो गया, आपको बता दिया गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे। उसके बाद ये अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंकर करके एक है, एक वो भी थे। फिर आपका ये टी कृष्णाचार्य तो यहाँ पे हो गया, एन माधव राव एक नाम ध्यान रखेंगे वो भी थे, और एन गोपाला स्वामी अयंकर थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे। टोटल 7 लोग इसमें शामिल थे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये शामिल नहीं थे। नंबर 10 है, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है। देखिए काफ़ी इजी है, अगर अभी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए ही। 200 टोटल 243 सीट है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे एक दो बात और समझ लीजिएगा। देखिए विधानसभा में अगर पूछा है तो विधानसभा में आपको अगर अनुसूचित जाति के लिए, देखिएगा अनुसूचित जाति के लिए अगर आपसे पूछता है कितना सीट है तो 38 सीट आपको ध्यान रखना है। अनुसूचित जाति, फ्रेंड्स कंफ्यूज नहीं करेंगे, अनुसूचित जाति पूछा है। और अनुसूचित जनजाति अगर आपसे पूछ ले, ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जनजाति अगर पूछ लेता है तो टोटल 2 सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए बिहार विधानसभा में। नंबर 11 है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता है, ये बताना है। तो देखिए समझेंगे कि राज्य के जो सभापति हैं, राज्य के सभापति और राष्ट्रपति ये संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। ध्यान देंगे, राज्यसभा के सभापति और राष्ट्रपति ये दोनों अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। रीजन यहाँ पे क्या है, ये दोनों जो है किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, आपको पता ही होगा, इस वजह से ये नहीं कर सकते हैं। बाद बाकी समझिएगा, लोकसभा दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अगर वो प्रेजेंट ना हो तो उनके जगह पर उपाध्यक्ष जो कार्यभार संभाल सकते हैं। ध्यान रखेंगे, अगर संयुक्त बैठक में उपाध्यक्ष भी शामिल ना हो तो क्या होगा, तो वहाँ पे राज्यसभा का जो उपसभापति होता है, राज्यसभा का उपसभापति वो बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अगर मान लीजिए कि वो भी नहीं हुए तो क्या होगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले। तो ध्यान रखेंगे, ऐसा व्यक्ति जो संयुक्त बैठक में उपस्थित दोनों सदस्य के द्वारा जो चुना जाता है ना, वही बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। सबसे पहले कौन हुआ, लोकसभा के अध्यक्ष, वो नहीं है तो उपाध्यक्ष, अगर वो भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे, अगर वो भी नहीं है तो उसी सदन के कोई एक नेता को अध्यक्ष बनाया जाता है तत्काल उस समय के लिए। और यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि संयुक्त बैठक जो है केवल साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक पर ही लागू होता है। अगर इस तरह का संयुक्त बैठक होगा तो बस साधारण विधेयक और वित्तीय जो विधेयक होगा उसी पे ये लागू होता है, ध्यान रखिएगा। और या आप अगर ये जानना चाहें किस पर लागू नहीं होता है तो देख समझिएगा, धन विधेयक या फिर संवैधानिक संशोधन जो होता है उस पर ये लोग काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा सही जवाब। यहाँ पे 1 से अधिक हो जाएगा, नहीं कर सकते कौन, राज्यसभा के, जो सवाल था कि कौन संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं, तो राज्यसभा के सभापति और राष्ट्रपति जो है ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी राज्यसभा के अध्यक्ष और राष्ट्रपति। ऑप्शन ए बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं ये कर सकते हैं। आइए देखते हैं नंबर 12। देखिए राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, पद की जो शपथ दिलाना होता है वो कौन दिलाता है। तो देखिए राज्यपाल को शपथ वहाँ राज्य के जो उस राज्य के जो, ऑप्शन नंबर बी, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये दिलवाएंगे। अगर मान लीजिए ये भी ना हो वहाँ पर तो उस न्यायालय के जो सबसे हेड जज होंगे, एज के अकॉर्डिंग जो सबसे हेड होंगे, वो राज्यपाल को पद की शपथ दिलाने का काम करते हैं। नंबर 13 है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे आप कैग कहते हैं, उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। तो देखिए समझिएगा, यहाँ पे देखिए भारत का जो संविधान का जो भाग यहाँ पे 6 दिया हुआ है ना, तो 6 को आप नहीं, यहाँ पे 6 को आप 5 करेंगे। 5 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे आप कैग कहते हैं, ये एक स्वतंत्र पद का निर्माण मतलब किया है, करता है।
संविधान के अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक में कैग से संबंधित प्रावधान दिया हुआ है। ये बिल्कुल सही है। देखिएगा, कैग की जो नियुक्ति है, थोड़ा सा एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा भी समझना है। कैग की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उनका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और दूसरा कंडीशन होता है कि अगर वो 65 वर्ष की एज को पूरा कर लेते हैं तो भी उनको हटना होता है, या फिर 6 वर्ष जब पूरा होगा तो वो हटेंगे। वह जो है भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग जो है उसके हेड होते हैं, ध्यान रखेंगे। और एक बात ये समझ लीजिए, जैसे ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, कैग गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स होता है और देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को वो नियंत्रित करता है। यह भी आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक बात समझेंगे, जैसे ऑप्शन नंबर आपका डी दिया हुआ है कि वह केंद्र और राज्य के खातों से संबंधित अपने ऑडिट रिपोर्ट प्रत्यक्ष क्रमशः संसद और राज्य विधानसभाओं को सौंपता है, दिया हुआ है। तो देखिए क्या होता है कि केंद्र और राज्य के जो खाते से संबंधित लोग प्रारूप कहिए या फिर ऑडिट रिपोर्ट होता है ना, वो राष्ट्रपति या राज्यपाल को सौंपता है और वो उसे फिर क्या करते हैं, संसद के दोनों सदन में राज्य विधानमंडल के समक्ष जो है वो रख देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ई यहाँ पे हो जाएगा सही जवाब, एक से अधिक सही जवाब था। नंबर 14 देखते हैं, वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, संजय करोल, नाम ध्यान रखेंगे। देखिए ये जो है इनकी नियुक्ति अगर पूछे कब हुआ था तो 11 नवंबर 2019 को हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे जब आप एग्जाम देने जाएंगे उसके पहले भी आपको एक वीडियो इस तरह का बना के प्रोवाइड करवाया जाएगा बिहार के करेंट स्टेटस के बारे में। और अभी संजय करोल हैं, ठीक है, हो सकता है कब वो चेंज हो जाएंगे कहना मुश्किल है, इसीलिए आपको अपडेट रहना है इस चीज़ से। नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए तो उपलब्ध है परंतु विदेशियों के लिए नहीं है? तो ऑप्शन जो ए है, वाक एवं जो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये बस भारत के लोगों के लिए है, विदेशियों पे ये लागू नहीं होता है। नंबर 16 देख लेते हैं। देखिए किस समिति ने दल विघटन के मामले में अयोग्यता से छूट देने से संबंधित 10वीं अनुसूची के प्रावधान को निरस्त करने की सिफारिश की थी? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा, दिनेश गोस्वामी समिति ने। ये जो है कब आया था? 1990 में इसका रिपोर्ट पेश किया गया था, ठीक है, 1990 में रिपोर्ट पेश किया गया था। और चुनाव समिति जो है ना, चुनाव सुधार समिति ने वर्ष 1990 में ये अपनी रिपोर्ट जब प्रस्तुत की थी, उसमें दल विघटन मामले में अयोग्यता से छूट के लिए ना संविधान ये संबंधित 10वीं अनुसूची के जो प्रावधान था ना उसको ख़त्म करने के लिए अपना रिपोर्ट पेश किया था, मतलब सिफारिश की थी, ऐसे आप कह सकते हैं। किसने? तो दिनेश गोस्वामी समिति, जो कि 1990 में आया था। नंबर 17 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 अंतर्विष्ट, देखिएगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस रूप में शामिल किया गया है? देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। समझिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 के अकॉर्डिंग ये रखा गया है, जिसमें कि ये 36 से लेकर 51 तक का अनुच्छेद में ये मतलब शामिल है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, किस रूप में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया गया है। नंबर 18 है, नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर बताइए कौन सा था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा, मुजफ्फरपुर, ध्यान रखिएगा। देखिए वर्ष 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार ना बिहार में टोटल अगर पूछे कितना, तो 12 नगर निगम है, ठीक है, निगम शहर की संख्या है जो कि 2 लाख से अधिक जनसंख्या है वहाँ का। मुजफ्फरपुर नगर निगम की स्थापना करने वाला बिहार जो है वो पहला शहर था। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, मुजफ्फरपुर नगर निगम जो है ये पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रखा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। नंबर 19 है, भारतीय संविधान के अनुसार न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित है? देखिए भारतीय संविधान के द्वारा ना सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ऑप्शन बी, यानी कि इन दोनों में न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन इसीलिए आपका ई हो जाएगा सही जवाब, एक से अधिक। नंबर 20 है,
किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को प्रदत्त संशोधनकारी शक्ति उसे संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन करने का शक्ति नहीं देता है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पे आपका ए सही जवाब हो जाएगा, केशवानंद भारतीवाद जो 1973 है। क्या हुआ था देखिएगा, केशवानंद भारतीवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये जो था ऑप्शन नंबर बी जो है गोलकनाथवाद 1967, इसमें जो अपना निर्णय दिया था ना उसको बदल दिया। ठीक है, क्या किया देखिएगा, न्यायालय के द्वारा कहा गया कि अनुच्छेद 368 के जो तहत है संसद को संशोधन का जो संवैधानिक अधिकार है ना उसे संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं देता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद 1973, गोलकनाथवाद 1967 ध्यान रखिएगा, मिनर्वा मिल्सवाद 1980 में, और वामन राववाद जो है 1981 में हुआ था। आपको इन सब के बारे में पहले प्रैक्टिस सेट में बताया गया है, और भी इसी क्लास में अभी आपको आगे, अभी आपने केशवानंद भारतीवाद देखा, आपको आगे भी देखने को मिलेगा, उसके बारे में अच्छे से जानने को मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए वो भी क्वेश्चन आएगा। आइए देखते हैं नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा का परिणाम है? ऑप्शन नंबर आपका देखिए ए हो जाएगा मूल कर्तव्य। देखिए मूल कर्तव्य जो है ना 1976 में, वर्ष 1976 में कांग्रेस पार्टी ने मूल कर्तव्य के संबंध में अनुशंसा के लिए ना सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक बात और आप समझ लीजिए कि केंद्र की जो ये कांग्रेस सरकार थी ना, सरकार जो थी उन्होंने समिति की अनुशंसा को, जब समिति जो जो अपना रिपोर्ट पेश किया उसके अकॉर्डिंग वो 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना उसमें संशोधन अधिनियम लागू कर दिया गया था। इसके ही माध्यम से मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 के ए में, भाग 4 के ए में रखा गया था, डाला गया था, ये ध्यान रखिएगा। क्या हुआ था, शामिल किया गया था। इसी के वजह से मतलब मूल कर्तव्य का जो ये है आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति की ही सिफारिश के आधार पर कहिए कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान का जो भाग है 4A को शामिल किया गया था। नंबर 22 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है? देखिए ऑप्शन नंबर A, B, C, D में से आपका कोई भी सही नहीं है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। टोटल 5 प्रस्तावना है जिसको कि ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीयों के लिए टोटल 5 तरह के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। नंबर 23 है, संविधान का कौन सा भाग देश में निर्वाचन के प्रावधानों से संबंधित है? देखिए संविधान का भाग ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, भाग 25 जो है इसके अंतर्गत ना ये आपका अनुच्छेद अगर पूछे तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में देश में चुनाव प्रणाली के बारे में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत जो है ना लोकसभा, राज्य विधानसभा में जो निर्वाचन है उसके लिए किस तरीके से आपका ये निर्वाचन होगा, फिर निर्देश देना होता है, नियंत्रण करना, किस प्रशासन वगैरह को नियंत्रित करना, ये सारा कुछ अनुच्छेद 324 में ही दिया हुआ है। आइए अब देखते हैं नंबर 24, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में भारत सरकार का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जिस दिन, बताइए किस दिन पेश होना होता है? देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है, भारत का जो राष्ट्रपति है जब वो निर्देशित करे, इसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। देखिए सरकार के द्वारा जो डेट वगैरह बताया जाता है लोकसभा अध्यक्ष को ना, उस लोकसभा को उसी के अध्यक्ष की सहमति के बाद सुझाने का काम किसका होता है? सरकार का। फिर लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी सहमति होती है। उसके बाद लोकसभा सचिवालय में जो महासचिव होते हैं वो वार्षिक वित्तीय विवरण सदन में किस दिन पेश किया जाना होता है इस पर वो विचार करते हैं, और इस पर राष्ट्रपति का जो है साइन वगैरह करने के लिए फिर चला जाता है। फिर राष्ट्रपति जी जब उनको मंजूरी दे देते हैं तो फिर उसी डेट को ये प्रस्तुत होता है। कहने का मतलब ये है कि लास्ट जो ओके कन्फर्म करना होता है वो भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद ही क्या होता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के में भारत सरकार का जो वार्षिक वित्तीय विवरण सदन में पेश किया जाता है। नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन
अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल की अध्यक्षता करता है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए आपको पता होना चाहिए एक सहकारिता आयोग आया था, उसी के कहीं आप उसे कह सकते हैं अनुशंसा करना, उसी के आधार पर 1990 के द्वारा 1990 में जो है ना ये 200 अनुच्छेद जो है 263 में ना इस तरह से प्रावधान किया गया था कि इसी के आधार पर ये व्यवस्था किया गया था, किस चीज़ का, अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था की गई थी। एक लाइन यहाँ पे समझने का कोशिश करिएगा, जैसे ये किस टॉपिक पर मतलब बैठक होता है, तो जैसे कोई भी विषय पर जांच करना होता है या फिर विचार विमर्श करना होता है ना, उसके लिए ना ये होता है। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये किया जाता है। आइए देखते हैं नंबर 26 में है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख निम्न संविधान के किस भाग में किया गया है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बताइए क्या सही जवाब हो जाएगा। नागरिकता से संबंधित प्रावधान अगर आपसे पूछता है तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, भाग 2 में दिया हुआ है। और अनुच्छेद अगर आपसे पूछ ले अनुच्छेद कितना में है, तो 5 से 11 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। नंबर 27 है, संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे, आप चाहें तो वीडियो को रोक लीजिएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी है सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना जो है ये नीति निर्देशक तत्व का कहिए कि मेन काम है। समझिएगा, संविधान का जो अनुच्छेद है 51 अनुच्छेद 51 के तहत ना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में निहित होता है। इसमें क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्र के बीच अच्छे से मतलब न्याय वगैरह करना, मतलब सम्मानजनक जो रिस्पेक्ट होता है वो बनाए रखना, फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून वगैरह को रिस्पेक्ट करना, उसका वैल्यू देना, फिर आपका जैसे अंतर्राष्ट्रीय विवाद का निपटारा करने के लिए जो आप मध्यस्थता करते हैं उसके लिए। ये टोटल जो है क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही संविधान के मतलब संविधान में जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मेन काम रहता है। नंबर 28 है, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन अविश्वास मत में पराजित हो गए थे। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह है 1990 में, ध्यान रखिएगा कब, 1990 में। एच.डी. देवगौड़ा साहब है ये 1997 में, और आपका जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं ये 1999 में। इन तीनों को अविश्वास मत प्राप्त हुआ था। ठीक है, मतलब ये कहिए तो आप ऐसे अपना सरकार ये लोग नहीं बचा पाए थे, तो ऑप्शन ई हो जाएगा सही जवाब। नंबर 29 है, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाला व्यक्ति न्यूनतम कितनी आयु पूरा कर चुका हो। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, 35 साल कम से कम उनका पूरा हो और वो भारत के नागरिक हो। ये दोनों कंडीशन यहाँ पे होना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो सही है। तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो है ना अवधारणा, ये सबसे पहले समझ लीजिएगा। अगर पूछे कहाँ से, तो आयरलैंड से लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर जो डी है, ये प्रावधान राज्य पर नकारात्मक दबाव आरोपित करते हैं, ये सही नहीं है, ध्यान रखिएगा, आरोपित ये नहीं करता है। देखिए यह आयरलैंड से लिया गया है। इस प्रावधानों का उल्लेख जो है संविधान के भाग 4 में दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय में गैर न्यायोचित है, लेकिन देश के शासन में ये मूलभूत है। कहने का मतलब इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। देखिए यह जो है ना एक इस तरह से समझिए कि यह एक अधिकांश मौलिक अधिकार जो मतलब है ना वो राज्य का नकारात्मक दबाव आरोपित करता है। कौन सा मौलिक अधिकार के बारे में बोला जा रहा है, नीति निर्देशक तत्व के बारे में नहीं बोला जा रहा है। ये जो मौलिक अधिकार होता है ना वो राज्य पर ना नकारात्मक दबाव डालने का काम करता है। बट ये जो आपका नीति निर्देशक तत्व है ये नकारात्मक नहीं डाल के ये सकारात्मक डाला जाता है। ध्यान रखिएगा कैसा, तो यहाँ पे आरोपित यहाँ पे अगर दे दिया रहता कि नहीं करते हैं तो ये आप सही हो जाता। फिर फ्रेंड्स अभी आपने भारतीय संविधान से टॉप 30 क्वेश्चन देखा। आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा आपको। इसके बाद और भी काफ़ी सारे वैसे प्रैक्टिस सेट अपलोड किया गया है, दृष्टि का भी किया गया है, आप उसे देखिएगा। इसका भी पार्ट 2 आएगा। टोटल 150 क्वेश्चन आपको हर एक टॉपिक से देखना है। आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और 67वीं बीपीएससी सीडीपीओ के लिए चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स ऐसे ही बने रहिएगा बीसी एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।